बच्चों आज का टॉपिक है डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल व्यासांतरी पहिया तथा धुरा। अगर आपको ध्यान हो लास्ट लेक्चर में हम लोग का जो टॉपिक था जो हमने कवर किया था कौन सा था, वो था सिंपल व्हील एंड एक्सिल। ठीक है, पहिया तथा धुरा। ठीक है, उसका ये मॉडिफिकेशन है, ये मशीन उसका मॉडिफिकेशन है या कह सकते हैं संशोधित रूप है। ठीक है, इसमें एक पहिया रहता है और दो धुरे रहते हैं, एक बड़े व्यास का धुरा और एक छोटे व्यास का धुरा। ठीक है, एक एक मतलब एक धुरे का व्यास ज़्यादा होता है दूसरे धुरे के मुकाबले। ठीक है, और ये तीनों पहिया और दोनों धुरे आपस में एक ही अक्ष पे बद्ध रहते हैं। ठीक है, एक ही अक्ष पे बद्ध रहते हैं ताकि अगर ये पहिया जो है मान लीजिए कि क्लॉकवाइज घूमता है, एक चक्कर लगाता है क्लॉकवाइज। ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज घूमता है, एक चक्कर लगाता है, तो ये धुरा बी और धुरा सी भी जो है क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, मतलब तीनों एक ही दिशा में एक साथ घूमते हैं। ठीक है, पहिया धुरा और मतलब पहिया और दोनों धुरे। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों सिरे रहते हैं ना धुरे के, ये एक सिरा बड़े धुरे का और दूसरा सिरा छोटे धुरे का, ये दोनों जो है बेरिंग में लगे रहते हैं, बेरिंग में, ताकि ये जो है स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। ठीक है, अब ये जो पहिया रहता है इस पे हम एक रस्सी बांधते हैं। ठीक है, और एक दिशा में रस्सी को लपेटते हैं, लपेटने के बाद जो उसका स्वतंत्र सिरा होता है उस पर हम प्रयास लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो ये दो धुरे हैं, धुरा बी और धुरा सी, तो हम क्या करते हैं, इस पे एक रस्सी को बांधेंगे। ठीक है, सिरे को, और फिर से लपेटेंगे। लपेटने के बाद उसके दूसरे सिरे को छोटे वाले धुरे पे बांध कर लपेट देंगे। होता क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट बात होती ये है, इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें जैसे हम लपेटते हैं ना इस धुरे पे, बड़े धुरे पे, उसके जस्ट विपरीत जो है हम छोटे धुरे पे रस्सी को लपेटते हैं। ठीक है, और मान लीजिए अगर ये जो पहिया है इस पर मैंने रस्सी को लपेटा वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, मान लो इसे ऐसे लपेटा, इस तरीके से रस्सी को लपेटा, बांधा और लपेटता चला गया ऐसे। ठीक, तो ये जो बड़ा धुरा है इसमें मैं जो रस्सी को लपेटूंगा ना, वो मैं इसे लपेटूंगा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज लपेटूंगा। ठीक है, और ये जो छोटा धुरा है इस पर जो सिरे को लपेटूंगा, दूसरे सिरे को, इसे भी मैं लपेटूंगा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जिस दिशा में मैं पहिए पे लपेटता हूँ रस्सी को, उसी दिशा में मैं जो है छोटे धुरे पे रस्सी को लपेटता हूँ, और इन दोनों के जस्ट विपरीत जो है मैं बड़े धुरे पे रस्सी को लपेटता हूँ दूसरी दिशा में। अगर इन दोनों पे, इस पे और इस पे एंटी क्लॉकवाइज लपेटी है तो इस पे लपेटूंगा क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये जो इन दोनों धुरे के पे जो रस्सी लपेटी गई है उसका जो मध्य भाग होता है इस पे एक चल घिरनी लटका दी जाती है जिससे भार को जो है बांधा जाता है। ठीक है, एक चल घिरनी लटका दी जाती है जिससे भार को लटकाया जाता है या बांधा जाता है। ठीक है बच्चों, ये मुझे आपको एक चीज़ समझानी है कि रस्सी को लपेटते कैसे हैं। अगर मैं इसे सिंपल व्हील एंड एक्सिल की तरह मान लूँ, ठीक है, सिंपल व्हील के एक ये पहिया है और इसमें एक ये धुरा लगा हुआ है। ठीक है, तो रस्सी को मैंने इस पे जैसे इस तरीके से लपेटा, या आप कह सकते हो कि वामावर्त लपेटा। ठीक है, पहिए पे, ये इसे अगर मैं पहिया मान लूँ, इसे धुरा मान लूँ। ठीक है, और इसका स्वतंत्र सिरा प्रयास लगाने के लिए छोड़ दिया। ठीक, और फिर ये दूसरी रस्सी को मैंने जो है इसे दक्षिणावर्त लपेटा ऐसे क्लॉकवाइज धुरे पे, और धुरे के, ठीक है, धुरे के एक स्वतंत्र सिरे पे भार लटका दिया। ठीक, अब होगा क्या जब आप पहिए की रस्सी के स्वतंत्र सिरे पे प्रयास लगाओगे, ये आपने प्रयास नीचे की ओर लगाया। ठीक है, तो पहिया वामावर्त घूमेगा और ये रस्सी खुलेगी, नीचे की खुलती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन पहिए के वामावर्त घूमने से, जब ये पहिया वामावर्त घूम रहा है तो ये धुरा इसमें बद्ध है, जब ये धुरा इसमें बद्ध है तो धुरा भी वामावर्त घूम रहा है। धुरे के वामावर्त घूमने से धुरे वाली रस्सी जो है इस पर लिपट रही है, पहिए की रस्सी नीचे खुलेगी लेकिन ये इस पर लिपट रही है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों रस्सियों को विपरीत दिशा में हमने लपेटा है। ठीक है, इसमें हमने वामावर्त लपेटा था। ठीक है, और जब हम प्रयास लगा रहे हैं तो पहिया वामावर्त ही घूम रहा है तो रस्सी खुल रही है। ठीक है, इसमें हमने रस्सी को दक्षिणावर्त लपेटा था। ठीक है, लेकिन धुरा घूम रहा है वामावर्त, क्योंकि पहिया वामावर्त घूम रहा है और दोनों एक अक्ष पे बद्ध हैं। तो धुरे के वामावर्त घूमने पे रस्सी इस पे लिपटी हुई है दक्षिणावर्त, तो रस्सी और ज़्यादा इस पे लिपटेगी और ये सिरा ऊपर उठ जाएगा, जिसके कारण बोझ भी ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, रस्सी ऊपर उठती चली जाएगी, इस पे लिपटती चली जाएगी और बोझ आपका ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है
कि जब मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज रस्सी को लपेटता हूँ और इसमें क्लॉकवाइज लपेटता हूँ धुरे पे, ठीक है, विपरीत दिशा में लपेटता हूँ, तो जब मैं प्रयास लगाता हूँ स्वतंत्र सिरे पे, तो इसकी रस्सी खुलती है पहिए की, क्योंकि पहिया वामावर्त घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब पहिया एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और धुरा जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्योंकि ये बद्ध है एक ही अक्ष पर। लेकिन धुरे पे जो रस्सी को लपेटा है वो मैंने कैसे लपेटा है, क्लॉकवाइज। उसी कारणवश तो जब जो धुरा ऐसे घूम रहा है तो रस्सी इस पर और ज़्यादा लिपट जा रही है और भार ऊपर उड़ जा रहा है, ठीक है, और प्रयास नीचे ट्रैवल कर जा रहा है। अब एक दूसरी बात, अगर मैं इस रस्सी को वामावर्त लपेटता हूँ पहिए पे, ठीक है, ये मैंने वामावर्त इस पर लपेट दिया, ठीक है, और इस भार वाली रस्सी को भी मैं वामावर्त धुरे पर लपेट देता हूँ, ठीक है, ये मैंने इस पे धुरे पे वामावर्ती लपेट दिया। अब मैं जब पहिए पे प्रयास लगाऊंगा ऐसे करके, तो ये रस्सी नीचे की ओर खुलेगी और ये पहिया वामावर्त घूमेगा, जिसके कारण जो है प्रयास वाली रस्सी नीचे की ओर जाएगी और भार वाली रस्सी भी नीचे की ओर खुलेगी, ठीक है, इस तरीके वामावर्त घूमने पे, ठीक है। तो इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब आप पहिए पर रस्सी को लपेटते हैं और सेम दिशा में अगर आप धुरे पे भी रस्सी को लपेटते हैं, तो जब आप पहिए की रस्सी पे प्रयास लगाएंगे तो उसकी रस्सी तो नीचे उतरेगी ही उतरेगी, आपकी धुरे वाली रस्सी भी नीचे की ओर उतरेगी। और अगर जैसे मैंने पहले किया था, इस पे जैसे रस्सी लपेटी है पहिए पे, उसकी विपरीत दिशा में अगर धुरे पे रस्सी लपेटी है, तो जब मैं प्रयास लगाऊंगा पहिए वाली रस्सी पे तो उसकी रस्सी नीचे उतरेगी और धुरे वाली रस्सी ऊपर लिपटेगी, ठीक है। तो मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है क्योंकि अब ये ना तो ये व्हील है ना ये एक्सिल है, ये एक पेन है एक, ठीक है, मैंने ये कंसीडर कर लिया एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए कि अगर ये एक पहिया है, ये एक धुरा है, ठीक है, ये रस्सियाँ हैं और ये भार है, ठीक है, ये समझाने के लिए कि अगर मैं रस्सी को विपरीत दिशा में लपेटता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं सेम दिशा में लपेटता हूँ तो क्या होता है। अगर मैं विपरीत दिशा में लपेटता हूँ तो प्रयास लगाने पे भार ऊपर उठता है, क्योंकि रस्सी जो है धुरे की लिपटती है, और अगर मैं सेम दिशा में लपेटता हूँ प्रयास लगाता हूँ पहिए पे, तो रस्सी जो है खुलेगी और रस्सी प्रयास की तो खुलेगी नीचे की ओर उतरेगी और भार वाले भी नीचे की ओर उतरेगी, ठीक है, ठीक। तो इतनी बात आपको समझानी थी, क्योंकि डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल में दो धुरे होते हैं और एक पहिया होता है, ठीक है। तो पहिए पे और छोटे धुरे पे एक दिशा में रस्सी को लपेटा जाता है और बड़े धुरे पे दूसरी दिशा में रस्सी को लपेटा जाता है। तो जब हम पहिए पे प्रयास लगाते हैं ना, पहिए की रस्सी पे प्रयास लगाते हैं, तो पहिए की रस्सी नीचे की ओर उतरती है और छोटे धुरे वाली रस्सी नीचे की ओर उतरती है। लेकिन जो बड़े धुरे वाली रस्सी होती है, जो बड़े धुरे पे सिरा बंधा होता है, वो रस्सी और ज़्यादा लिपटती है बड़े धुरे के ऊपर, ठीक है। बस इतना ही बताना था। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जब हम इसमें प्रयास लगाएंगे पी, माना पी प्रयास लगा रहे हैं इसके स्वतंत्र सिरे पे, पहिए पे जो रस्सी है, तो ये रस्सी नीचे की ओर उतरेगी, ठीक है, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वामावर्त, ठीक है, और ये उतरेगी। हमने माना है कि इस पर हमने रस्सी को एंटी क्लॉकवाइज लपेटा है वामावर्त, अब जो इसका स्वतंत्र सिरा है इस पर हम प्रयास लगा रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हमने माना घूमा। तो होगा क्या, इस पे रस्सी लिपटेगी बड़े धुरे पे और इस पे से उतरेगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि इस पे जो है विपरीत दिशा में रस्सी को लपेटा गया है, ठीक है, जैसे पहिए पे लपेटा गया है उसके विपरीत दिशा में बड़े धुरे पे लपेटा गया है। इस कारणवश जब हम इस पर प्रयास लगा रहे हैं तो इस पर रस्सी लिपटेगी और इस पे से उतरेगी, तो रस्सी इस पे लिपटेगी और इस पे से उतरेगी, ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर आप मान लेते हो ये जो पहिया है इसका आप व्यास मान लेते हो कैपिटल डी, ये पहिया इसका व्यास मान लेते हो कैपिटल डी, ठीक है। आपको पता है अगर कोई भी सर्कुलर चीज़ होती है वृत्ताकार, ठीक है, अगर उसे हम एक चक्कर घुमाते हैं तो वो कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी कवर करता है, अपनी परिधि के बराबर 2πr या πd, ठीक है। तो जब ये अगर प्रयास लगाने पे एक चक्कर घूमता है, तो कितनी दूरी कवर करेगा, तय करेगा, पाई कैपिटल डी, कितनी, पाई कैपिटल डी, ठीक। तो अब रस्सी भी उतनी ही इस पे से उतरेगी जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है, जितनी इसकी परिधि है, किसकी, पहिए की, ठीक। तो रस्सी कितनी नीचे उतरेगी, पाई कैपिटल डी, तो प्रयास नीचे कितना विस्थापित हो जाएगा, पाई कैपिटल डी,
ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो बड़ा धुरा है इसका अगर आपने डाया मान लिया, व्यास मान लिया d1 और छोटे धुरे का मान लिया d2, ठीक है। अब इस पे कितनी रस्सी लिपटेगी? ये जब ये घूमेगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि पहिया जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये दोनों धुरे भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि दोनों एक ही अक्ष पे बद्ध हैं, ठीक है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, तो इस पर रस्सी लिपटेगी, तो रस्सी लिपटेगी, ठीक। तो रस्सी कितनी लिपटेगी? जितनी ये पहिया, ये जितना ये धुरा एक चक्कर में दूरी कवर करेगा, दूरी तय करेगा, कितना करेगा? अपनी परिधि के बराबर, मतलब पाई d1। तो इस पर रस्सी कितनी लिपटेगी? पाई d1, क्योंकि रस्सी इसकी परिधि पे लिपटी हुई है, ठीक है। तो रस्सी इस पर कितनी लिपटेगी? पाई d1, ठीक। ऐसे ही छोटे वाले धुरे में से कितनी रस्सी नीचे उतरेगी? ये अपने एक चक्कर में कितनी इसकी रस्सी उतरेगी? पाई d2, क्योंकि ये अपने एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा, तय करेगा ये वाला धुरा? ये करेगा पाई d2 अपनी परिधि के बराबर। उतनी ही रस्सी, जितनी रस्सी इस पर चढ़ी हुई, जो रस्सी इस पर चढ़ी हुई है वो उतनी ही दूरी नीचे उतरेगी, कितनी? पाई d2, ठीक है। अब वैसे जो मैं बता चुका हूँ कि हमने पहिए का व्यास कैपिटल D मान लिया, बड़े धुरे B का व्यास स्मॉल d1 मान लिया, छोटे धुरे का C का व्यास स्मॉल d2 मान लिया, ठीक है। पहिए A के एक चक्कर घूमने पर उतरी हुई रस्सी की लंबाई, ठीक है। ये पहिया A है, इसके एक चक्कर घूमने पर कितनी रस्सी उतरी? पाई d, हमने डिस्कस कर लिया, पाई d उतरेगी, ठीक है। अब पहिए के एक पूर्ण चक्कर में प्रयास P द्वारा नीचे की ओर चली गई दूरी, इसे इस तरीके से ही बोल सकते हैं, पहिए के एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना प्रयास नीचे चलेगा? पाई कैपिटल D। पाई कैपिटल, जब ये पूरा एक चक्कर घूम जाएगा तो प्रयास कितना नीचे विस्थापित हो जाएगा? पाई कैपिटल D, ठीक है। ऐसे ही धुरे B के एक चक्कर में लिपटी हुई रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी? भाई धुरा जो है एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा? बड़ा धुरा पाई d1, उतनी ही उस पर रस्सी लिपटेगी, तो रस्सी कितनी लिपटी? पाई d1, ठीक है। ऐसे ही धुरे C के एक चक्कर में इससे उतरी हुई रस्सी की लंबाई कितनी हो गई? पाई d2। भाई धुरा जो है एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा, कितनी दूरी तय करेगा? पाई d2। उतनी ही रस्सी इस पर से उतरेगी, ठीक है, उतनी ही रस्सी उतरेगी, कितनी उतरेगी? पाई d2, ठीक। अब क्योंकि B तथा C पर एक ही रस्सी लिपटी हुई है, अतः लिपटने वाली रस्सी की लंबाई पाई d1 उतरने वाली रस्सी की लंबाई से अधिक है। अब ये तो सिंपल चीज़ है, हमें पता है कि ये जो है बड़ा धुरा है, इसकी डाया d1 थी, ठीक है, छोटे की d2 थी, तो d1 इज ग्रेटर देन d2, हमें पता है कि d1 d2 से बड़ा है, ठीक है। तो पाई d1 भी पाई d2 से बड़ा होगा, ठीक है। अब जो रस्सी इस पर लिपट रही है पाई d1, वो ज़्यादा है किससे? जितनी रस्सी दूसरे धुरे पर से उतर रही है, पाई d2, ठीक है। तो ज़्यादा रस्सी लिपट रही है और कम रस्सी उतर रही है, इस कारणवश होगा क्या? ये पुली जो है ऊपर उठने लगेगी, ये पुली जो है मूवेबल पुली ऊपर उठेगी, उसी से भार आपका ऊपर उठता है, ठीक है। तो ज़्यादा रस्सी लिपट रही है और कम रस्सी नीचे उतर रही है, ठीक है। और रस्सी हमने एक ही मानी है, एक ही साइज माना है, रस्सी में कोई चेंज नहीं माना है, ठीक है। तो पाई d1 इज ग्रेटर देन पाई d2, ठीक है। तो भार ऊपर उठ जाएगा। अब भाई पाई d1 ऊपर लिपट रही थी, अब पाई d2 नीचे उतर रही थी, तो टोटल रस्सी लिपट कितनी रही है? टोटल रस्सी लिपट कितनी रही है? तो कितनी लिपट रही है? कुल लिपटी हुई रस्सी की लंबाई कितनी हो गई? पाई d1 माइनस पाई d2। भाई पाई d1 लिपट रही थी, पाई d2 उतर रही थी, तो टोटल कितनी लिपट रही है, ठीक है। अब ये मूवेबल पुली का कंसेप्ट है जो हमें याद रखना है, पहले भी हमने किया था, डिफरेंशियल वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली में किया था और मूवेबल पुली में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि भार के द्वारा जो ऊपर चली गई दूरी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1/2 कुल लिपटी हुई रस्सी की लंबाई। ये जो लंबाई है ना, इसकी आधी दूरी जो है भार ऊपर मूव करेगा। जो भार है ये कितनी दूरी ऊपर मूव करेगा? 1/2 पाई d1 माइनस पाई d2, ठीक है। इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये रस्सी है, ये टोटल कितनी लिपट रही है? पाई d1 माइनस पाई d2, ठीक है। अगर आप गौर से देखो, ये पुली जो है, ये पुली इसके मध्य में है, ठीक है। अब ये दो भागों के मध्य में है, ठीक है। तो ये जो मोशन है ना पूरा पाई d1 माइनस पाई d2, रस्सी की जो चाल है या जितनी रस्सी की पाई, ये आधी 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 हो जाएगी, टोटल डिवाइड हो जाएगी, ठीक है।
ठीक। तो मतलब इस तरीके से समझ लो, या आप ये समझ लो कि टोटल जो इसकी रस्सी की लिपटी हुई लंबाई है, ठीक है, तो जो भार जो मूव करता है हमेशा उसका आधा मूव करेगा ऊपर, हमेशा उसका आधा मूव करेगा, क्योंकि ये जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा है मोशन। किसमें? एक इस भाग में, एक इस भाग में, क्योंकि ये इसके मध्य में है पुली, ठीक है। तो टोटल मूवमेंट जो है हम मान लेते हैं दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है। इस कारणवश जो है भाग का जो मूवमेंट है वो आधा ही होगा जो टोटल मूवमेंट, जो टोटल कितना है पाई डी वन माइनस पाई डी टू, ठीक है, तो उसका आधा ही जो है ऊपर भार जो है हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया वो 1/2 पाई डी वन माइनस पाई डी टू, ठीक है। अब प्रयास कितनी दूरी नीचे चला था, पाई प्रयास कितनी नीचे दूरी चला था, पाई कैपिटल डी हम अभी निकाल चुके हैं भाई। ये सिरा नीचे कितना गया था पी प्रयास लगाने पे, पाई डी, तो प्रयास का क्रिया बिंदु कितना नीचे चला गया था, पाई डी। प्रयास का विस्थापन कितना हुआ, पाई कैपिटल डी, और भार का विस्थापन कितना हुआ 1/2 पाई डी वन माइनस पाई डी टू, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेग अनुपात प्रयास के द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार के द्वारा चली गई दूरी। प्रयास के द्वारा कितनी थी पाई डी, भार के द्वारा कितनी थी 1/2 पाई डी वन माइनस पाई डी टू, तो वी आर कितना होगा 2d अपॉन डी वन माइनस डी टू, इसे हम लिख सकते हैं 2r अपॉन आर वन माइनस आर टू, ठीक है। आर जो है पहिए की त्रिज्या है, R1 जो है बड़े धुरे की त्रिज्या है, और R2 जो है छोटे धुरे की त्रिज्या है, ठीक है, छोटे व्यास जिसका है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया VR वेलोसिटी रेशियो या वेग अनुपात। अगर आदर्श स्थिति है तो एम ए बराबर VR हो जाता है, क्योंकि ईटा जो होती है वो 100% होती है, ठीक है, मतलब ईटा बराबर 1, तो एम ए बराबर VR हो जाता है। तो हमारा यांत्रिक लाभ भी हो जाएगा 2r अपॉन आर वन माइनस आर टू, 2r अपॉन आर वन माइनस आर टू, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि एक व्यासांतरी पहिए तथा धुरी में धुरों के व्यास 20 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं और पहियों का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो वेग अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। उसके बाद अगर 120 न्यूटन के प्रयास द्वारा 1000 न्यूटन का बोझ उठाया जा सकता है तो दक्षता भी ज्ञात करें, ठीक है। तो दो चीज़ें पूछी गई हैं सवाल में। सबसे पहले धुरों का व्यास दिया हुआ है, अगर आपने मान लिया कि बड़े धुरे का व्यास कैपिटल D1 है, ठीक है, तो वो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और छोटे धुरे का व्यास है स्मॉल d2, तो वो कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पहिए का व्यास आपने मान लिया कैपिटल D है अगर, तो कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपसे कि आप VR निकालो, वेग अनुपात, ठीक है। व्यास बता दिए सारे डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल के, तो आपको VR निकालना है। तो VR का फॉर्मूला क्या होता है वेग अनुपात का, आपने पढ़ा है 2d अपॉन d1 माइनस d2, तो ये हो जाएगा 2 × 40 अपॉन 20 माइनस 12 बराबर 80/8 बराबर 10, तो VR की वैल्यू आ गई 10, ठीक, आंसर। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, अगर 120 न्यूटन के प्रयास से आप 1000 न्यूटन का भार उठा पा रहे हो, सक्षम हो, भार को उठा सकते हो, भार उठाया जा सकता है या बोझ उठाया जा सकता है, तो दक्षता निकालनी है आपको, ठीक है, दक्षता आपको निकालनी है। अब आपको ये पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो कितना होता है W/P, ठीक। अब बोझ को अगर आपने W मान लिया तो उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1000 न्यूटन, ठीक है, और प्रयास को अगर आप कैपिटल P मानते हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 120 न्यूटन प्रयास दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000/120, इसकी वैल्यू आ गई 8.33, ठीक है, एम ए की वैल्यू आ गई 8.33। दक्षता क्या होती है MA/VR, ठीक, तो ये हो जाएगी 8.33 अपॉन 10 × 100% कर दो, तो ये निकल के आएगी वैल्यू 83.33% आंसर, क्योंकि परसेंटेज में होती दक्षता, ठीक है, तो 100% से मल्टीप्लाई की है हमने, इसलिए ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आपको निकालना क्या था, एक तो वेग अनुपात निकालना था डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल के लिए, जिसके आपको तीनों डाया पता है, तीनों व्यास पता है, उसका आपने वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो निकाल लिया, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो आपको निकालना था, ठीक है।
और वो आपने निकाल लिया फॉर्मूले से। उसके बाद आपसे ये बोला गया था अगर उसमें आप 120 न्यूटन का प्रयास लगाते हो, 1000 न्यूटन के भार को उठा लेते हो, तो उसकी दक्षता कितनी है मशीन की, तो वो आपने निकाल दी। ठीक है बच्चों, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो सही कर लीजिएगा। ये जो 1000/120 था तो ये 8.333 कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आएगा फाइनल आंसर 83.33%। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आपको पहले बता दिए गए थे कि तीनों व्यास क्या हैं पहिए दोनों धुरे के, तो उस मशीन का आपको वेग अनुपात निकालना था, वो आपने निकाल लिया। उसके बाद आपसे बोला गया था अगर 120 न्यूटन के प्रयास से आपको 1000 न्यूटन बोझ उठाना है तो कितनी दक्षता होगी उस मशीन की, आप उठा पाते हो अगर 1000 न्यूटन के बोझ को 120 न्यूटन के प्रयास से इस मशीन से, तो कितनी दक्षता होगी, वो कितनी निकाली दक्षता 83.33%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, एक व्यासांतरी चक्र एवं धुरी में धुरियों के व्यास 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि 90% दक्षता पर 9 न्यूटन के आयास द्वारा 225 न्यूटन का भार उठाया जा सके तो चक्र का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल है मशीन, उसमें जो दोनों एक्सिल हैं, दोनों धुरे हैं, उनके व्यास कितने हैं, 10 और 6 सेंटीमीटर। मशीन की दक्षता 90% है। अगर आप 225 न्यूटन के भार को 9 न्यूटन के प्रयास से उठा ले रहे हो, ठीक है, तो उस व्हील का डाया व्यास कितना होगा। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम गिवन डेटा जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया, दोनों व्यास दिए गए हैं। अगर हमने माना कि बड़े धुरे का व्यास D1 है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और छोटे धुरे का व्यास D2 है तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पहिए का व्यास हम मान लेते हैं कैपिटल D, जो कि हमें पता नहीं है। ठीक, और दक्षता कितनी दी हुई है, 90%, मतलब 90/100 बराबर 0.9। ठीक, और प्रयास अगर हम कैपिटल P मानते हैं प्रयास को तो उसकी वैल्यू है 9 न्यूटन। ठीक है, और भार को अगर W मानते हैं तो उसकी वैल्यू है 225 न्यूटन। ठीक, जैसा कि हमें पता है VR का फॉर्मूला क्या होता है, VR बराबर होता है 2D/D1 - D2। ठीक है, अब ना तो हमें VR पता है ना हमें D पता है। ठीक है, तो इसे यूज़ करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ VR का एक फार्मूला क्या होता है, MA/एफिशिएंसी। ठीक है, MA/एफिशिएंसी। ठीक, अब दक्षता हमें पता है, MA हम निकाल लेंगे तो उससे हमारा VR निकल आएगा। अब MA कैसे निकालेंगे, MA जो होता है यांत्रिक लाभ वो होता है W/P। तो W कितना दिया हुआ है आपको 225, P कितना दिया हुआ है 9, तो ये आ जाएगा 25। MA की वैल्यू आ गई यांत्रिक लाभ की 25। ठीक, अब MA की वैल्यू पता चल गई तो VR भी पता चल जाएगा। VR जो कि था कितना, MA/दक्षता, ये थी 25, दक्षता की वैल्यू थी 0.9, ये निकल के आएगा 27.78। तो VR की वैल्यू आ गई 27.78। ठीक है, अब फिर से हम इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं, क्योंकि VR बराबर कितना था 2D/D1 - D2। ठीक है, तो VR की वैल्यू है 27.78 बराबर D की वैल्यू पता नहीं है, D1 और D2 की वैल्यू रख लेंगे 10 और 6, 10 - 6। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू आएगी D बराबर 27.78 × 4/2। तो ये वैल्यू आएगी निकल के 55.56 सेंटीमीटर। तो कैपिटल D की वैल्यू आ गई आपकी 55.56 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक व्यासांतरी चक्र तथा धुरे में पहिए का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा धुरों का व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। मशीन की 75% दक्षता पर 2.7 किलो न्यूटन का भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए। भार को 220 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के लिए मशीन कितने चक्कर घूमेगी। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें सारे डाया दिए हुए हैं, व्हील का और दोनों एक्सिल का जितने व्यास हैं वो दिए हुए हैं। इन्होंने बोला है कि अगर दक्षता मशीन की 75% है तो 2700 न्यूटन के भार को उठाने के लिए कितना आपको प्रयास लगाना होगा। ठीक है, तो अगर मैंने मान लिया कि कैपिटल D जो है
वो पहिए का व्यास है तो उसकी वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, और D1 मैंने मान लिया बड़े धुरे का व्यास, उसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, और D2 मैंने मान लिया छोटे धुरे का व्यास, उसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। दक्षता मैंने ईटा मान ली वो है 75%, ठीक है, मतलब 75/100 बराबर 0.75, ठीक है। उसके बाद अगर मैं प्रयास को P मानता हूँ तो वो मुझे निकालना है, भार को मैं W मानता हूँ तो वो है 2.7 किलो न्यूटन, मतलब 2700 न्यूटन, ठीक। उसके बाद अगर मैं VR निकालता हूँ, सबसे पहले वेग अनुपात VR कितना हो जाएगा 2D/D1 माइनस D2, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 12/6 - 4 बराबर 12। तो VR मेरा आ गया वेग अनुपात 12, ठीक। उसके बाद अगर मैं यांत्रिक लाभ निकालता हूँ MA, तो MA क्या हो जाएगा ईटा × VR, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.75 × 12 बराबर 9, मतलब यांत्रिक लाभ की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। उसके बाद चूंकि मुझे मालूम है MA जो होता है वो W/P भी होता है, ठीक है। तो W/P से आप निकाल लोगे MA, तो 9 बराबर W कितना है 2700/P, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए सारी वैल्यूज आपने जब रखी तो P की वैल्यू आ गई 2700/9 बराबर 300। तो P की वैल्यू आ गई 300 न्यूटन। 300 न्यूटन का प्रयास लगाना पड़ेगा आपको 2700 न्यूटन के भार को उठाने के लिए इस मशीन से। अब इसमें पूछा क्या गया है एक पॉइंट कि अगर भार कितना ऊपर उठता है 220 सेंटीमीटर ऊपर उठता है तो मशीन कितने चक्कर घूमेगी, कितने चक्कर उसे घूमना पड़ेगा कि भार को वो कितने सेंटीमीटर उठा दे 220 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है, तो इसे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे लिखता हुआ जाऊँगा तो और लंबा मेरा लेक्चर हो जाएगा, इतना नेट नहीं है मेरे पास अभी लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। तो इसे आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। VR वेग अनुपात जो है वो कितना होता है प्रयास के द्वारा चली गई दूरी अपन भार के द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो VR है 12, ठीक है। भार के द्वारा चली गई दूरी कितनी है 220, तो प्रयास के द्वारा चली गई दूरी कितनी आ जाएगी 12 × 220, ठीक है। तो 2640 सेंटीमीटर प्रयास दूरी चलेगा, ठीक है। अब हमने मान लिया कि N चक्कर घूमेगा अगर पहिया, तो प्रयास कितनी दूरी चलेगा 2640 सेंटीमीटर। अगर N चक्कर पहिया घूमता है तो प्रयास कितनी दूरी चलता है, अगर ये पहिया N चक्कर घूमता है तो प्रयास कितनी दूरी चलेगा 2640 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब हमें पता है कि अगर हम एक चक्कर घूमता है हमारा पहिया, एक चक्कर घूमता है तो प्रयास कितनी दूरी चलता है, अगर एक चक्कर घूमता है तो कितनी दूरी चलता है πD, ठीक है। तो अगर N चक्कर घूमेगा पहिया, अगर N चक्कर घूमेगा तो प्रयास कितनी दूरी चलेगा πDN। एक चक्कर में πD प्रयास चलता है तो N चक्कर में कितना चलेगा πDN, ठीक है। और हमने ये भी मान रखा है कि N चक्कर में कितना, N चक्कर क्या है 2640 सेंटीमीटर दूरी जब प्रयास चलता है तब N चक्कर मशीन को लगाने होते हैं, ठीक है। और वो πDN भी वैल्यू वही बता रही है और 2640 भी वही बात बोल रही है, ठीक है। तो ये दोनों बातें बराबर, ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। πDN बराबर 2640, क्योंकि πDN का मतलब भी यही है कि N चक्कर में प्रयास कितनी दूर चलेगा, और 2640 भी वो दूरी है जितनी वो N चक्कर में चलेगा प्रयास। तो दोनों को बराबर कर दोगे तो N की वैल्यू आ जाएगी 70। तो 70 चक्कर मशीन घूमेगी, ठीक है, 70 चक्कर मशीन घूमेगी। इसे आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, कुछ इस तरीके से कि माना हमने कि हमें 220 सेंटीमीटर को भार को उठाना था, तो 220 सेंटीमीटर भार को ऊपर उठाने के लिए मशीन को कितने चक्कर लगाने होंगे N, मशीन को N चक्कर लगाने होंगे। अब हमें पता है जब मशीन एक चक्कर लेती है, क्योंकि तीनों चीज़ें बंद होती हैं, तीनों चीज़ें बंद होती हैं, ये व्हील और दोनों एक्सेल, तो जितने चक्कर मशीन लेगी, ठीक है, पहिया धुरे दोनों सब एक साथ उतने ही चक्कर ले रहे हैं, ठीक है। तो मशीन के अगर एक चक्कर लेती है तो ये भार कितना ऊपर उठता है, ये भार कितना ऊपर उठता है ये हम निकाल चुके हैं अभी डेरिवेशन में, कितना उठता है πD1 - πD2/2, इतनी दूरी चलता है जब मशीन एक चक्कर लगाती है। तो अगर मशीन N चक्कर लगाती है तो कितना दूरी ऊपर उठेगा πD1 - πD2/2 × N, ठीक है। और हमने N क्या मान रखा है कि 220 सेंटीमीटर भार तब दूरी उठेगा जब मशीन N चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो N चक्कर में कितनी दूरी उठ रहा है 220, और N चक्कर में कितनी दूरी उठ रहा है πD1 - πD2/2 × N। तो दोनों को बराबर कर दोगे आप, N की वैल्यू 70,
ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए, ठीक है। गुड बाय।